आज हम कक्षा 8वीं की भारत की खोज का 7वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अंतिम दौर 2। सबसे पहले हम पाठ का सार देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया है। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो भारत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीयों का इसमें पूरी तरह प्रयोग किया। नए नए नियम व कानून बनाए गए जो भारतीयों के प्रतिकूल थे। इसी समय कांग्रेस, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वाधीनता हेतु कार्यरत थी, विचारों में टकराव के कारण दो भागों, नरम दल और गरम दल में परिवर्तित हो गई। अब हम आगे यह जानेंगे कि विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत की क्या दशा थी। विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को इस बात की आशा थी कि अब सरकार कुछ सही नीतियों से पेश आएगी और भारत की कुछ प्रगति होगी। लेकिन उन्होंने तो दमनकारी कानून व पंजाब में मार्शल लॉ शुरू किया, जिसमें बिना कोई कारण बताए पुलिस या न्यायालय के बिना किसी आदेश के भी सरकार को किसी को भी गोली मारकर हत्या करने का अधिकार था। निरंतर गरीबी बढ़ रही थी, जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी, किसान वर्ग भयभीत था, मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी, मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग भी लाचारी का जीवन बिता रहा था। भारत की सभी आशाएं टूट चुकी थी, तो ऐसे में जनता में से ही जनता की भाषा बोलने वाले उनके हमदर्द गांधी उभर कर आए। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि निर्भयता व सत्यता से जुड़ी और इससे संबंधित ही उन्होंने लोगों को स्पष्ट रूप से कहा कि अपने अंदर का भय निकाल दो, क्योंकि लोगों को व्यापक दमनकारी, दमघोटू भय सेना का, पुलिस का, खुफिया विभाग का, अफसरों, जमींदारों, साहूकारों, बेकारी और भूखमरी का भय सताता रहता था। गांधी जी के आगमन के कारण लोगों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुए। लोगों ने भय को त्याग कर काम करना शुरू किया। उन्हें गांधी जी का बहुत सहारा मिला। जब झूठ और लुका छिपी का काम करने की ज़रूरत कम महसूस होने लगी तो उनके विचारों में व्यापक परिवर्तन आया। वे लगन से काम कर सके। यही मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था और यही अंतिम दौर पाठ का सार भी है। अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ देखेंगे। गरम दल उसे कहा जाता है जो गरम विचार वाले होते हैं, और नरम दल नरम विचार वालों को। दमनकारी का अर्थ है नष्ट करने वाले। आवेश का अर्थ है क्रोध भरी उत्तेजना। पौरुष का अर्थ है बल। निर्मम निर्दयता, दब्बू डरा हुआ। बुद्धिजीवी का अर्थ होता है विचारक। जो विचार करते हैं उन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है। सर्वग्रासी, सबको निगलने वाला। आकाशदीप का अर्थ है आकाश में चमकने वाले या ऊंचाइयों को छूना। शोचनीय का अर्थ है खराब। दुर्गति, बुरी हालत। गौण, जो दिखाई न दे। खुफिया, छिपकर कार्य करने वाले। कारिंदों का अर्थ है जमींदारों के आगे काम करने वाले। लबादा, पर्दा। लोकतांत्रिक का अर्थ है लोगों के प्रभुत्व वाला। हैसियत का अर्थ है औकात। सक्रियता का अर्थ है क्रियाशील होना। शिष्ट का अर्थ है सभ्य। आह्वान का अर्थ है प्रेरित करना। मतभेद का अर्थ है एक विचार न होना। सार्वभौमिक का अर्थ है सबके लिए समान। सम्मोहित का अर्थ है अपनी ओर आकर्षित करना। मनोवैज्ञानिक का अर्थ है विचारों का बदलाव। एकता की बलि का अर्थ है एकता को तोड़ना। बहुराष्ट्रीय का अर्थ है बहुत से राष्ट्र। तो बच्चों, ये थे पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम पाठ में आए
महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में राजनीतिक गतिविधियां थम सी क्यों गई थी? इसका उत्तर इस तरह से है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय राजनीति थम सी गई थी क्योंकि वैचारिक टकराव के कारण कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल का अर्थ तो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिनके विचार नरम रहते हैं, और गरम दल का अर्थ है गरम विचार वाले दल। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने कई कानून भी लोगों पर थोप दिए जो राजनीतिक गतिविधियों में बाधक थे। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में राजनीतिक गतिविधियां थम सी गई थी। प्रश्न दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर क्या हुआ? इसका उत्तर इस तरह से है, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने जीतने पर भारतीयों को राहत देने का आश्वासन दिया था, किंतु युद्ध समाप्ति के पश्चात सरकार ने देश में दमनकारी नीतियां लागू कर दी। पंजाब में तो मार्शल लॉ थोप दिया गया था। इससे लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ गया था। प्रश्न तीसरा है, मार्शल लॉ किसे कहते हैं? इसका उत्तर इस तरह से है, मार्शल लॉ ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना पुलिस व न्यायालय की इजाज़त के गोली का निशाना बनाया जा सकता था। प्रश्न चौथा है, गांधी जी का आगमन कब हुआ था? इसका उत्तर इस तरह से है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देश में राहत और प्रगति की बजाय दमनकारी कानून लागू किया गया। इससे जनता में अपमान और क्रोध का आवेश भर गया था। देश के पौरुष को कुचला जा रहा था, गरीबी बढ़ रही थी, किसान मजदूर की स्थिति दयनीय हो गई थी, मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवी भी इस अवस्था से व्याकुल थे। ऐसे अवसर पर गांधी जी का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की कार्य पद्धति क्या थी? इसका उत्तर इस तरह से है, गांधी जी की कार्य पद्धति अहिंसात्मक थी। उनके काम करने का तरीका शांतिपूर्वक था, लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना भी मंजूर नहीं किया। उन्होंने लोगों को पदवियां छोड़ने हेतु प्रेरित किया, गांवों-गांवों में कर्म का संदेश पहुंचाना चाहा। सत्य और अहिंसा उनके हथियार थे। उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन व असहयोग आंदोलन अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। अगला प्रश्न इस तरह से है, गांधी जी द्वारा कहे गए इन शब्दों का क्या तात्पर्य है? हर आंख का आंसू पोंछना होगा। इसका उत्तर इस तरह से है, गांधी जी के मन में गरीबों एवं दलितों के प्रति अथाह सहानुभूति थी। वे हर भारतीयों की कठिनाइयों को समझते थे। वे मानते थे कि अधभूखे राष्ट्र का न कोई धर्म होता है, न कला, न संगठन। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हर दुखी व्यक्ति के दुखों को दूर करके उसे सुख प्रदान करना, ताकि वह भी अपने आप को भारत का नागरिक समझ सके। अगला प्रश्न है, गांधी जी के प्रति लोग सम्मोहित क्यों होते थे, अथवा गांधी जी ने कैसे मनोवैज्ञानिक क्रांति आरंभ की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका उत्तर इस तरह से है, गांधी जी जैसे तेजस्वी व्यक्तित्व ने अपने विचारों से भारत की सामान्य जनता को चुंबक की भांति सम्मोहित किया। वे उनके लिए अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी बन गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को ही नहीं, बल्कि विरोधियों व तटस्थ रहने वाले लोगों को भी अपनी विचारधारा से झकझोर डाला और देश के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। यही उनकी मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। तो बच्चों, आपको पाठ का सार, शब्दों के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर समझ आ ही गए होंगे। धन्यवाद।